फर्दर मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, फर्दर टॉपिक्स के। तो पहले हम लोग ना डिस्कस करते हैं, जब भी आप लोग को ना सिनेरियो में ये बात आएगी कि हाइलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये वाहिद कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो बाकियों में नहीं होता। तो जब भी हाइलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन आप लोग देखोगे तो ये होता है हमारे पास ARDS। एंड व्हाट इज ARDS? तो ये होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो मुझसे एग्जामिनर ने ये पूछा था कि व्हाट इज ARDS और इसमें ना क्या होता है, तो आप लोग ना मुझे बस वन वर्ड में एक्सप्लेन करो ARDS को। फिर मैंने उनको बताया था कि इसमें हाइलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने कहा था कि गुड। तो इस तरीके से आपने अगर एक पॉइंट में डिस्कस करना होता है ना पूरी बात को, तो आपने उसको मेन जो फीचर इज की पॉइंट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, वो बताना होता है। तो ARDS हो गया। अच्छा, अब एक और आपको यहाँ से बात बताती हूँ कि जो हम लोग ने ये समझ रहे थे कि कोविड के अंदर ना पेशेंट की डेथ होती है नमूनिया की वजह से। नो, ये आपको एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा कि कोविड के अंदर बताओ कि पेशेंट की ना डेथ किस वजह से हुई थी। नमूनिया की वजह से नहीं हुई थी, ARDS की वजह से हुई थी। जब आप उसको ये कहोगे ना कि ARDS की वजह से, तो मैं भी वो आपको डिस्टिंक्शन दे दे। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो वो नमूनिया की वजह से नहीं हुई थी, वो ARDS की वजह से हुई थी। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास, जब भी आप लोग के पास सिनेरियो में हिंट होगा कि चारकोट लिडन क्रिस्टल्स हैं और क्रशमैन स्पाइरल्स। अब ये दो चीजें आपको कहाँ नजर आएंगी? माइक्रोस्कोपिकली, यानी हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं और हमें चारकोट लिडन क्रिस्टल मिले और क्रशमैन स्पाइरल्स मिले। अब बताओ कि आपका क्या डायग्नोस होगा? तो हमारा डायग्नोस होगा ब्रोंकियल एजमा। सेकेंड हमारे पास सिनेरियो है, थर्ड पॉइंट है कि फाउल स्पेलिंग स्पूटम। फाउल स्मेलिंग स्पूटम, इससे पहले अब फाउल स्पेलिंग स्पूटम हमें मिलता है ब्रोंकिएक्टेसिस में। ब्रोंकिएक्टेसिस याद रखना, नॉट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। इससे पहले मैंने आप लोग को एक और ब्रोंकिएक्टेसिस का पॉइंट बताया कि ये कार्टेगनर सिंड्रोम कॉज करता है। तो अब दो पॉइंट हो गए ब्रोंकिएक्टेसिस के, एक तो फाउल स्मेलिंग स्पूटम हो गया और एक कार्टेगनर सिंड्रोम हो गया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ एंटायर लोब। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग याद रखना कि हमें अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं ना कि हमें कंसोलिडेशन कहाँ मिलेगी। तो कंसोलिडेशन हमें एक्सरे में मिलती है, ना कि माइक्रोस्कोप पर। जब भी हम लोग एक्सरे कराएंगे हम देखेंगे कंसोलिडेशन हुई है एक पूरे लोब की, तो ये क्या होगा हमारे पास? लोबार नमूनिया। ये तो आपको नाम ही बता रहा है कि पूरा लोब इन्वॉल्व है, इंटायर लोब इन्वॉल्व है, तो हो गया हमारे पास लोबार नमूनिया। अच्छा, ये दो पॉइंट ना बहुत मजे के पॉइंट है। वो ऐसे के ना पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स, एग्जैक्ट यही हिंट होता है हमारे पास, और इनको ना पिक करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ना कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता है कि पिंक पफर्स किस में थे और ब्लू ब्लॉटर्स किस में थे। तो पिंक पफर्स हमें मिलते हैं एम्फाइसीमा के अंदर, और एम्फाइसीमा का अगर कोई भी MCQs आना होता है ना, तो वो आता ही यही है कि पिंक पफर्स। अब ब्लू ब्लॉटर्स हमें मिलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। अब इसको ना याद करने का क्या तरीका होता है कि B फॉर ब्रोंकाइटिस और B फॉर ब्लॉटर, और इसका ब्लू का B भी है और ब्लॉटर का B भी है, और यहाँ से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का B भी है। तो अगर कभी भूल भी जाओ तो याद रखना कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ब्लू ब्लॉटर्स, और उसके अलावा दूसरा बचता है एम्फाइसीमा, तो वो पिंक पफर्स होते हैं। यानी पिंक पफर्स हमें मिलते हैं क्रॉनिक इसमें एम्फाइसीमा में। हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट। पहले जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कॉज क्या होती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की क्या कॉज होती है? तो इसकी ना कॉजेज हमारे पास, इसमें ना दो ड्रग्स आती हैं बेसिकली ना, होती है हमारे पास ग्लियोमाइसिन और दूसरी होती है हमारे पास अमाइडोरॉन। अब ये आप लोगों ने फार्मा में पढ़ा होगा कि ये दोनों कौन कौन सी ड्रग्स हैं। जो ग्लियोमाइसिन है ये एंटी कैंसर ड्रग है, और जो अमाइडोन है एंटी एरिथमिक है। अब अगर सिनेरियो में अगर ये दोनों दी हुई होंगी तो आप लोग टिक करोगे ग्लियोमाइसिन पे नंबर 1, और जो अमाइड्रोन है वो सेकंड नंबर पे आती है। और अगर सिर्फ ग्लियोमाइसिन दी हो तो ग्लियोमाइसिन पे टिक करोगे, ग्लियोमाइसिन नहीं है तो अमाइड्रोन पे टिक करोगे। मतलब समझ गए हो ना, अगर ऑर्डर वाइज चले तो नंबर 1 पे ग्लियोमाइसिन आती है, नंबर सेकंड पे अमाइडोरॉन आती है। सेकेंड पॉइंट कि जो ये हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ना, अब हम लोग इसको किस तरह पहचानेंगे? तो इसके लिए सिनेरियो में हमारे पास की पॉइंट होता है हनी कॉम अपीयरेंस, और हनी कॉम अपीयरेंस हमें कहाँ पे मिलती है? एक्सरे के ऊपर। तो हमें कहेंगे कि ना हमें हनी कॉम अपीयरेंस मिली है ऑन एक्सरे, तो बताओ कि आपका डायग्नोस क्या होगा? तो हमारा डायग्नोस होता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर हमें सिनेरियो में दिया होगा नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, ये मुझे आता है, मेरे टेस्ट में भी आया था कि जहाँ भी हमें नॉन केजिएटिंग। अच्छा, अपना एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि कीजिएटिंग और नॉन कीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा में ना क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये देख के जाना कि कीजिएटिंग और नॉन कीजिएटिंग में ना क्या डिफरेंस होता है। और नॉन कीजिएटिंग जो ग्रैन्युलोमा होता है वो हमें मिलता है सार्काइडोसिस के अंदर, सार्काइडोसिस के अंदर। अब ये हो गया हमारे पास एक और हाई यील्ड पॉइंट। अब सार्काइडोसिस से रिलेटेड एक दो बातें डिस्कस करते हैं। जो ये सार्काइडोसिस होता है ना, इसके अंदर हमें मिलती है एस्टेरॉयड बॉडीज। एस्टेरॉयड बॉडीज यानी जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारे पास सार्काइडोसिस। अब सार्काइडोसिस अगर सिनेरियो में दिया होगा कि हमें एस्टेरॉयड बॉडीज मिल रही है ऑन माइक्रोस्कोप, या हमारे पास नॉन कीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा है, तो ये दोनों हिंट देते हैं हमें सार्काइडोसिस का।
और सार्काइडोसिस का जो की पॉइंट होता है या जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है ना, वो एस्टेरॉइड बॉडीज होती है, क्योंकि हमारे पास एस्बेस्टोस बॉडीज भी तो होती है ना, तो वो एस्बेस्टोस बॉडीज तो सार्काइडोसिस में नहीं होती। अगर एस्बेस्टोस बॉडीज होंगी तो वो दूसरी बीमारी होगी, मैं बताती हूँ अभी आपको, लेकिन एस्टेरॉइड बॉडीज जब भी होंगी तो हमारे पास होगा सार्काइडोसिस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सिलिकोसिस के बारे में। सिलिकोसिस की बात करें तो सिलिकोसिस में हमें मिलता है एक्सेल कैल्सिफिकेशन। तो जब कभी भी हमें एक्सेल कैल्सिफिकेशन का हिंट मिलेगा तो हम लोगों ने निशान लगा देना है कि वो है सिलिकोसिस, या अपना डायग्नोस बना देना है सिलिकोसिस। अच्छा, सिलिकोसिस के बारे में ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि जिस भी पेशेंट को ना सिलिकोसिस होता है ना, तो उसकी एसोसिएशन जो होती है वो टीबी के साथ बढ़ जाती है। अब आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि सिलिकोसिस पेशेंट की एसोसिएशन किसके साथ बढ़ जाती है, टीबी के साथ, निमोनिया के साथ, एआरडीएस के साथ, या कोई और दी होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस से दिया होगा। तो आपने याद रखना है कि जो सिलिकोसिस की जो होती है ना एसोसिएशन, वो टीबी के साथ बढ़ जाती है। नाउ मूव ऑन एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस पहले पहले एस्बेस्टोसिस की बात याद रखनी कि नहीं हमेशा वर्कर के अंदर होता है, कि जो ये कोल माइन वर्कर्स होते हैं, मतलब जिस भी तरह के वर्कर्स होते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरीज आपकी बुक में भी दी हुई है, तो एस्बेस्टोसिस उनमें कॉमन होता है। अब एस्बेस्टोसिस के अंदर हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या होते हैं, एक तो एस्बेस्टोस बॉडी होती है। अब देखो हमने पढ़ी एस्टेरॉइड बॉडी और एस्बेस्टोस बॉडी। जो एस्टेरॉइड बॉडी होती है तो सिनेरियो चेंज हो गया सार्काइडोसिस। अब एस्टेरॉइड की बजाय एस्बेस्टोसिस हो गया तो हो गया हमारे पास एस्बेस्ट, नाम ही बता रहा है ना कि एस्बेस्टोस बॉडी है तो एस्बेस्टोसिस। लेकिन कभी कभी ना वो पैनिक कर जाते हैं ना, तो हमें स्पेलिंग नजर नहीं आ रही तो हम गलत ऑप्शन लगा देते हैं, तो इसलिए पैनिक नहीं करना, याद रखना है। इसमें मिलती है एस्बेस्टोस बॉडीज। अच्छा, एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ना सिनेरियो में आप लोगों को दिया हो गोल्डन ब्राउन फाइबर्स। जब भी गोल्डन ब्राउन फाइबर्स आ गए तो वो हमारे पास एस्बेस्टोसिस ही होते हैं, गोल्डन ब्राउन फाइबर्स। एक और बात कि जो हमारे पास एस्बेस्टोस बॉडी होती है ना, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारे पास फेरोजिनस, फेरोजिनस बॉडीज। यानी अगर कभी भी सिनेरियो में एस्बेस्टोस बॉडी की जगह फेरोजिनस बॉडीज लिखा हुआ तो आप लोग समझ आना कि वो एस्बेस्टोसिस की ही बात कर रहा है, क्योंकि फेरोजिनस इज अनदर नेम ऑफ एस्बेस्टोस बॉडी। इसके अलावा एस्बेस्टोस का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वो कार्सिनोमा, वो लंग कार्सिनोमा जो एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीजोथीलियोमा। यानी वो वाला लंग कैंसर जो एस्बेस्टोस बॉडीज की जो एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मीजोथीलियोमा। ये वेरी हाई यील्ड, ये भी मैंने एक दफ़ा देखा था एमसीक्यूज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो बेशक कि मीजोथीलियोमा क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं। एग्जामिनर ही पूछ सकते हैं ना डायरेक्ट कि व्हाट इज मीजोथीलियोमा, ये कौन सा वाला कैंसर है ना, बताओ कार्सिनोमा है, किसकी वजह से होता है। तो आप लोग इस काबिल बताने के कि एस्बेस्टोसिस की वजह से जो लंग कैंसर होता है उसको मेसोथेलियोमा बोलते हैं। अब दो पते रह गए इससे रिलेटेड। एक जो हमारे पास कोल वर्कर न्यूमोनाइटिस होता है, कोल वर्कर न्यूमोनाइटिस, इसकी ना एसोसिएशन होती है हमारे पास रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ, वेरी हाई यील्ड। वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा न्यूमोनाइटिस है जिसके जो आपके पास ऑटो इम्यून ज्वाइंट डिसऑर्डर आता है, इस तरीके से करके कुछ पूछेंगे ना, तो आप लोगों को पता हो कि रूमेटाइटिस। अब ऑप्शन में रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर स्पेसिफिक कर देना है कि जो कोल वर्कर न्यूमोनाइटिस होता है उसकी एसोसिएशन हमारे पास रूमेटाइड अर्थराइटिस के साथ होती है। इसके अलावा हम लोग इसको कैप्लान सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो है ना, हम अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ना फिर लंग कार्सिनोमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। अब जब भी वो पूछते हैं हमसे कि बर्ड्स ब्रीडर्स लंग, यानी बर्ड ब्रीडर्स लंग है, तो बताओ कौन सी डिजीज होगी, तो आप लोगों ने लगाना होता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अभी ना मैं आप लोगों को ना इसकी बर्ड ब्रीडर्स लंग की ना पेरेंट्स दिखाती हूँ, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब देखो दो न्यूमोनाइटिस हो गए, एक हो गया कोल वर्कर न्यूमोनाइटिस और दूसरा हो गया हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या होता है कि बर्ड ब्रीडर्स लंग मिलते हैं हमें इसमें। वो आपने कभी पीजन बर्ड होता है ना, पीजन बेसिकली इसको बोलते हैं पीजन बर्ड ब्रीडर्स लंग ना। अब वो पीजन बर्ड्स ब्रीडर लंग क्यों बोलते हैं, वो जो आपने कभी देखा होगा कि पीजन के जो उसका पर होता है उसके ऊपर जिस तरीके से निशान बने हुए होते हैं, तो उसी तरह की पेरेंट्स हमें एक्सरे पे मिल रही होती है, तो उससे हम लोग ना इसको कंपेयर करते हुए बोल देते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। हम लोग ना ब्रीडर्स लंग के लिए इमेज दिखाने लगे। पहले आप लोग ना इस पीजन के ना ये फीदर नोट करो, ठीक है। अब फीदर नोट कर लेते। अब जो हमें माइक्रोस्कोप पे नज़र आती है ना, वो कुछ इस तरह की ना इमेज होती है, इसलिए ना हम लोग इसको पीजन बर्ड्स ब्रीडर्स लंग बोलते हैं। एक और माइक्रोस्कोपी के लिए पिक्चर है, तो ऑस्पी में वो इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं, देखो कितना स्कैटर्ड हुआ हुआ है। तो जब भी ऑस्पी में अगर ये पिक्चर लगी होगी तो फिर आपने लगाना होगा, क्या डायग्नोज पूछेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है लंग कार्सिनोमा, सी स्टैंड्स फॉर कार्सिनोमा। अब इसके मैं आप लोगों को ना 7 से 8 एमसीक्यूज पॉइंट बताऊंगी और रेपिटेटिवली ना यही आ रहे होते हैं। पहला लंग सेल कार्सिनोमा में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्यूमर है ना, वो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। मतलब अगर किसी भी एग्जामिनर ने लंग कार्सिनोमा में से क्वेश्चन उठाना होगा ना, तो वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा में से उठाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ना आप लोगों को 2 पॉइंट आने चाहिए। एक तो ये पॉइंट आना चाहिए कि ये स्मोकर्स के अंदर होता है सबसे ज़्यादा,
ये वाला MCQs बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कौन सा लंग कार्सिनोमा स्मोकर्स में कॉमन है और कौन सा नॉन स्मोकर्स में कॉमन है। तो जो स्मोकर्स में कॉमन है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा एक तो स्मोकर में, दूसरे ना इसकी एसोसिएशन है नियोप्लास्टिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से। अब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में आप लोगों को पता है कि इसमें ADH और ACTH रिलीज होता है। तो अब ये भी इनकी जो एसोसिएशन है वो MCQs में आ सकती है। वो सिनेरियो में आपको खुद डायग्नोस करके बता देंगे कि पेशेंट उसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, अब उसके बाद उसको लंग कार्सिनोमा डेवलप हो गया, तो बताओ कि कौन सा है। तो ऑप्शन होगा हमारे पास राइट, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। दूसरा जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है ना फिर वो आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अब ये भी जो है कॉमन है स्मोकर्स के अंदर। एक तो ये स्मोकर्स के अंदर कॉमन हो गया, दूसरा ये भी रिलीज ये पैराथायराइड हार्मोन जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा रिलीज करवा सकता है। तो आपको सिनेरियो में क्या होगा, एक तो स्मोकर की हिस्ट्री होगी, दूसरा उसका पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो फिर वो जो पैराथायराइड हार्मोन जो ज़्यादा हुआ होगा तो वो हमें स्मॉल सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ ले जाएगा। और अगर नियोप्लास्टिक होगा पैरानियोप्लास्टिक होगा तो वो हमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा की तरफ ले जाएगा। तीसरा अब हमने स्मोकर में पढ़ लिया। अब जिसका तीसरा MCQ आता है ना, वो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि नॉन स्मोकर्स के अंदर कौन सा कार्सिनोमा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्मोकर्स वाले तो हमने पढ़ लिया ऑफ कोर्स, अब नॉन स्मोकर्स के अंदर भी तो होगा ना, तो वो होता है एडिनो कार्सिनोमा। ये मेरे स्टैंडअप का भी MCQ था कि जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो नॉन स्मोकर्स के अंदर कॉमन होता है। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कहेंगे इन ऑन इमेजिंग, मतलब एक्सरे के ऊपर हम लोगों को ना मल्टीपल कैनन बॉल्स मिले हैं, मल्टीपल कैनन बॉल्स नोड्यूल्स। तो अब बताओ कि ये कौन सा कार्सिनोमा है। तो ये होता है हमारे पास मेटास्टेटिक लंग कैंसर, मेटास्टेटिक लंग कैंसर, ये पॉइंट हो गया। अच्छा अब ना आप लोगों को ना एक बताती हूँ, उन्होंने ना साइन सिम्टम्स दिए होंगे ये करके ना, एक उन्होंने हमें डायरिया दिया हुआ होगा, ठीक है, एक उन्होंने दिया होगी एपिसोड्स दी होगी वीजिंग की। नंबर 1 हमारे पास डायरिया हो गया, नंबर 2 एपिसोड्स ऑफ वीजिंग होगी, और नंबर 3 सिनेरियो में दिए होंगे रेड फ्लैशेस। अब पूछेंगे कि बताओ कि इन्हें कौन सा ट्यूमर हुआ है, क्योंकि आपको पता है रेड फ्लैशेस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ हिस्टामिन रिलीज हो रहा होता है। अभी सिम्टम देके पूछेंगे बताओ कौन सा लंग कार्सिनोमा है, तो ये होता है हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर जब होता है तो जब पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब हम लोग अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट पेंकोस ट्यूमर। अब जो ये पेंकोस ट्यूमर होता है तो हमारे पास, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ, चलो लास्ट में लिख लेते हैं। ये होता है हमारे पास COAST पेनकोस्ट ट्यूमर। ये बहुत रेयर ट्यूमर होता है जो हमारे पास लंग कार्सिनोमा में। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि लंग कार्सिनोमा का सबसे रेयर ट्यूमर कौन सा, तो वो पेनकोस्ट ट्यूमर ही होता है। इसकी जो एसोसिएशन होती है वो होती है हमारे पास हर्नर सिंड्रोम के साथ ना। अब एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जिस तरह हर्नर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास वो एनहाइड्रोसिस वो मियोसिस वाला सारा साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वही वाले साइन सिम्टम्स हमें आ रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट को हर्नर सिंड्रोम नहीं होता, पेनकोस्ट ट्यूमर होता है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक प्लेक्सिस को डैमेज करता है जाके, इस वजह से हमारे पास हर्नर सिम्टम जैसे वो साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी MCQs। मैंने कोशिश की है कि मैं सारा एक दफ़ा रिवाइज करवा लूँ। आप इसको इस लेक्चर को ये भी कह सकते हो कि ये सारा निचोड़ था, पार्ट A भी और ये सेकंड पार्ट भी ना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इक्वल MCQs के लिए, SEQs के लिए, इवन कि आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। इवन आप लोग को पता है कि अब वाइवा वाला रोल भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये छोटी छोटी बातें भी आपसे एग्जामिनर पूछ के आपको जज कर लेता है, आपका नॉलेज जज कर लेता है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को ना हर एक पॉइंट क्लियर करा दूँगा। इसके सिवा क्वेश्चन यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।